In the absence of partnership deed, how are mutual relation of partners governed? कि पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव में पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कैसे उसको कंट्रोल हम लोग करेंगे। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जब पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, साझेदारों के मध्य कोई विवाद हो गया, तो उसका निपटारा हम लोग कैसे करेंगे, हम उस डिस्प्यूट को कैसे रिजोल्व करेंगे। पहले का यही आंसर, मतलब यही सवाल, मतलब थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कैसे हम पार्टनर्स के रिलेशन को कंट्रोल करेंगे, गवर्न करेंगे। कि पार्टनरशिप डीड नहीं हुई, मतलब साझेदारी संलेख अगर नहीं है, तो पार्टनर के बीच में जो विवाद हुआ उसका निपटारा हम कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930, भारत साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जब साझेदारों के मध्य बिटवीन पार्टनर्स कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं हो, कोई भी साझेदारी संलेख नहीं हो, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अगर कोई विवाद हो जाता है, तो वहां पर पार्टनर को कोर्ट में जाने का राइट या अधिकार, उनको सीधा कौन से रूल को फॉलो करना पड़ेगा, कौन से नियम उनको मानने पड़ेंगे, जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो लिखा हुआ है। और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कुछ भी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया। सेकंड पॉइंट क्या था, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज्ड बाय द फर्म, कि फर्म के द्वारा कोई भी ड्राइंग पे ब्याज या इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। थर्ड क्या था, नो सैलरी कमीशन रिम्यूनरेशन विल बी पेड टू एनी पार्टनर इन एनी कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में किसी भी साझेदार को कोई वेतन, पारिश्रमिक या कमीशन नहीं दिया जाएगा। एंड इफ एनी पार्टनर गिव एनी लोन टू फर्म, then he is entitled to receive maximum 6% per annum interest on loan। अगर किसी साझेदार ने फर्म को कोई ऋण दिया है, तो वो साझेदार उस ऋण के बदले फर्म से अधिकतम 6% वार्षिक ब्याज की दर से वो ब्याज लेने का अधिकारी होगा। इसके अलावा वो एक्स्ट्रा कुछ भी क्लेम या दावा नहीं कर सकता। एंड फाइनल, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स विल बी इक्वल, साझेदारों के मध्य जो लाभ और हानि का बंटवारा होगा वो समान अनुपात में रहेगा। तो ये रूल गवर्न, मतलब ये जो रूल बने हुए हैं, इसी से उनके बीच में अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो ये रूल उनको फॉलो करने पड़े। ये है इस पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, साझेदारी संलेख के अंदर जो दो कंटेंट होते हैं उसके नाम लिखो। मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर जो कंटेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उसमें से किन्हीं दो कंटेंट के नाम लिखना है। तो उस कंटेंट में पहला है पार्टनर का नाम, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, और कितनी कितनी कैपिटल लगाएंगे, ये सब उसके अंदर होता है। या इसके अलावा ये भी होगा कि कौन एक्टिवली बिजनेस को संभालेगा, कौन स्लीपिंग पार्टनर के रूप में काम करेगा, कौन भागीदार होके उस बिजनेस को चलाएगा, या कौन सिर्फ पैसा लगा के साइड में बैठ जाएगा। क्लियर। उसके अलावा व्यवसाय का जो स्थान है, दैट इज प्लेस ऑफ बिजनेस, वो एक्चुअल में कहां होगा। उसके अलावा किस टाइप का बिजनेस किया जाएगा पार्टनर के द्वारा, आखिर पार्टनरशिप बनी कौन से टाइप के वर्क के लिए बनी हुई है। तो ये सब चीजें वहां पर डिस्कशन वहां पर क्लियर होगी। भाई पहले से क्लियर नहीं है, सिंपल में बताऊं, मैंने लिख दिया सक्सेस कोचिंग सेंटर और अंदर पता चला कि मैं प्रॉपर्टी काम कर, आओ कौन सी रजिस्ट्री करो, कौन सी क्या करूं, आओ आप लोड बिक रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर नाम तो ढंग से लिखो। What is my point?
मतलब जब आप, जैसे मेरा एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट मतलब मैंने मेरा पार्टनरशिप डीड बनाई या पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया, तो मैं वहां तो लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, मैं इंश्योरेंस का काम करूंगा। और यहाँ बच्चों को आ जाओ, 12th की कोचिंग, पहली की कोचिंग, 8th की कोचिंग, लोग आएंगे सर इंश्योरेंस कर दो, इनका सर इंश्योरेंस नहीं होता, या लाइफ का एश्योरेंस होता है। हम बच्चों को आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। यार बोले यार सर हमको तो वहाँ बोर्ड पे कुछ और लिखा हुआ है, या हमें तो पता चला आपका ये काम है। तो यहाँ पर क्या होता है, एम्बिग्यूटी होती है, मतलब कंफ्यूजन होता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, वैसा नहीं होता। तो पहले से ही नेचर ऑफ बिजनेस क्लियर होता है, किस टाइप का काम करने वाले हुआ। क्लियर, पक्की बात। तो ये सब आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिखना। अब मेन मुद्दे का आता है थर्ड क्वेश्चन, जो न तो मैंने आपको पढ़ाया, न मैंने आपको पढ़ाया, न आपकी बुक में तो ये क्वेश्चन होगा नहीं, फिर भी बोर्ड में आ सकता है, बिकॉज ये टॉपिक है कैपिटल रेशियो का। इसका मतलब इस पे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है अपन उस पर बात करते हैं। Ash and Abhishek started business on 1st April 2007 by investing capital rupees 1 lakh and 60,000 respectively. Ash और अभिषेक ने एक व्यवसाय स्टार्ट किया है और उन्होंने पैसा लगाया है 1,60,000 रुपए क्रमशः। They decided to distribute profit in capital ratio. उन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि हम लोग जो प्रॉफिट को बांटेंगे वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम जो लाभ का बंटवारा करेंगे वो पूंजी के अनुपात में करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कैपिटल रेशियो। ये जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उसके बेस पर आपको क्या निकालना है, कैपिटल रेशियो निकालना है। जो सूचनाएं दी गई है उसके बेस पर आपको पूंजी का अनुपात निकालना है। अब इन्होंने लिखा हुआ है, डेट दिया हुआ है पहले, फिर लिखा हुआ है इस साल कितनी कैपिटल लगाई और इस साल कितनी कैपिटल आपने विड्रॉ कर ली, मतलब कितनी पूंजी आपने पूरे वर्ष में लगाई है और कितनी पूंजी आपने आहरण के रूप में बिजनेस से वापस निकाल ली है, ये इसमें लिखा हुआ। 1 जून को एश ने 20,000 कैपिटल और लगाई है और 1 जुलाई को अभिषेक ने 70,000 रुपए 70,000 की कैपिटल लगाई है, लेकिन एश ने उसी दिन 30,000 की कैपिटल वापस बिजनेस से निकाल। उसके बाद 31 अगस्त को 40,000 रुपए एश ने वापस कैपिटल लगाई है, लेकिन उसी दिन अभिषेक ने 60,000 रुपए की कैपिटल वापस बिजनेस से ड्राइंग के रूप में निकाल दी। उसके बाद 31 दिसंबर को 80,000 की अभिषेक ने और कैपिटल लगाई है, और कैपिटल लगाई है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है एश ने 80,000 कैपिटल और निकाल दी। कितने निकाल दिए, 80,000 की कैपिटल निकाल दी। इन्होंने बिजनेस जो स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2007। क्लियर यहां तक? मैं यहां पर लिख रहा हूं डेट, क्लियर? या मैं लिख रहा हूं कैपिटल दैट इज अमाउंट, या मैं लिख रहा हूं अब कैपिटल भी किस किस की, एश एंड देन अभिषेक। यहां मैं लिखूंगा क्या, टाइम पीरियड, जो बार बार आपको क्या हुआ, कैपिटल बार बार चेंज हुई है, कभी पैसा और लगाया कभी पैसा निकाला। और लास्ट में यहां आ जाएगा क्या, प्रोडक्ट, किस किस का, एश का एंड अभिषेक। क्लियर? डे 1 1 अप्रैल 2007 दोनों ने पैसा लगाया। किस किसने लगाया, एश ने भी लगाया अभिषेक ने भी लगाया 1 लाख एंड 60,000। फिर आप देखना यहां पर 1 जून 1 जून को 20,000 एश ने और लगाया
तो 1 जून को एश की कैपिटल कितनी हो गई? यस और नो? और जबकि यस इतना ही। तो अब आप देखो 1 जून को 1 लाख रुपीस कैपिटल किसकी थी? जो 1 जून को कितनी हो गई? 120। तो ये 1 लाख कैपिटल कितने महीने तक रही है? अप्रैल में भी रही और मई में भी रही, जून में तो वापस चेंज। तो कितना लिखेंगे अपन यहां पर? 2 मंथ्स हो। अब आगे बात करते हैं 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या किया है इन्होंने? एश ने 90,000 विड्रॉ कर लिया। तो अब कितना ले जाएगा? सॉरी 30,000 विड्रॉ कर लिया, तो ये कैपिटल कितनी बचेगी? क्लियर? तो ये देखो 1 जून के बाद जुलाई में ये कैपिटल इसकी चेंज हो गई, यानी कि ये कितने महीने तक रही है? लेकिन उसके साथ आगे देखना 1 जुलाई को वापस 70,000 अभिषेक ने लगा दिए। किसने लगा दिए? अभिषेक की कैपिटल कितनी हो गई 1 जुलाई? 1,30,000। क्लियर? तो अभिषेक के लिए ये जो कैपिटल रही है यहां पर वापस ये आपका एश का हो जाएगा और ये अपना अभिषेक का। क्लियर? 1 जुलाई को 60 लगाने के बाद, सॉरी 1 अप्रैल को 60 लगाने के बाद 1 जुलाई को उन्होंने 70 और लगा दिया। तो ये जो 60 है वो कितने महीने तक रहा? अप्रैल, मई एंड जून। तो कितना आ जाएगा यहां पर? 3। क्लियर? देन नेक्स्ट अपन बात करें 31 अगस्त। एश ने 40,000 एडिशनल और इंट्रोड्यूस किया। तो अब एश की कैपिटल कितनी हो जाएगी? तो 1 जुलाई को 90 और 31 अगस्त को 130। तो 90,000 कितने महीने तक रहा? जुलाई एंड अगस्त। और उस दिन वापस अभिषेक ने 60,000 का विड्रॉ कर लिया। कितना कर लिया? 60। तो अभिषेक की कैपिटल कितनी बचेगी? 30 थी 1 जुलाई को, पहले 60 थी, जुलाई में से 70 और लगा दिया, कितना हुआ? 130 आ गया। अब ये अगस्त में कितने वापस विड्रॉ करे? 60। तो कितना बचा? तो ये वाली कैपिटल कितना मिल रही? तो अगस्त में इन्होंने विड्रॉ किया इसलिए। नेक्स्ट 31/12 अभिषेक ने एडिशनल पैसा लगाया 80,000। कितना लगाया? तो कितना हो गया? 150। क्लियर? तो 31 अगस्त के बाद वापस चेंज कब हुआ? 31/12। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त तो खत्म हो गया। तो कितना हो गया आपका? 420। अब इसमें अपन देखिए किसका? एश ने 80,000 और इंट्रोड्यूस किया। कितना किया? कितना हो गया यहां पर? तो ये भी कितने महीना? उसके बाद अब कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। अब 31 मार्च तक बिल्कुल सेम रहा। तो ये वाली कैपिटल लास्ट कब तक चली? 31 मार्च तक। तो ये कितने महीना हो जाएंगे? और ये भी कितने महीने हो जाएंगे? क्लियर? अब क्या करना आपको? इसको इससे मल्टीप्लाई करना। कितना हो जाएगा? 2 लाख, यहां बिल्कुल 120, 180, 520 एंड 630। ये किसका हुआ? एज का। ये पीरियड इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अपन इसकी बात करें तो ये आ जाएगा कितना? 180। यहां कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई पीरियड, इसको क्या मान लेंगे अपन?
ये आया कितना 260, ये कितना है 280, गॉट इट। तो ये कितना हुआ आपका 2, 3, 4 एंड 5 एंड 10 16, ये हुआ 16 50, ये होगा आपका कितना 180 एंड 260 दैट इज 440 6 720 1190। क्लियर। तो क्या रेशियो आ जाएगा 1650:1190, इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। इसका और अपन कैंसिल कर सकते हैं तो क्लियर। उसके अलावा और कुछ कहीं कैंसिल हो रहा हो तो देखो 6 730 990 70 हो रहा है। तो ये देखो आप 3 से कैंसिल हो जाएगा दोनों, ये आएगा 5 एंड 5 और ये आ जाएगा 3 एंड 9। क्लियर। एक बार इसको समझ लो, कहीं डाउट हो तो मैं दोबारा आपको क्या मैंने किया है। यहाँ क्या हो रहा है, कैपिटल बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, यस और नो। तो कैपिटल जो फ्लक्चुएट हो रही है उसका मैंने टाइम पीरियड निकाल लिया और उस टाइम पीरियड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उन्होंने जो पैसा लगाया और फिर मैंने लास्ट में क्या निकाल दिया, रेशियो निकाल दिया। क्लियर। पक्का नोट। इन अ फर्म देयर इज 3 पार्टनर्स ईशा, कविता एंड देविका। फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं जिनका नाम है ईशा, कविता एंड देविका। ईच मंथ ईशा विड्रॉ 1500 एट द बिगनिंग ऑफ ईच डे, मतलब बिगनिंग डे ऑफ ईच मंथ। ईशा ने ड्राइंग की 15,000 रुपए हर महीने के पहले दिन। ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है कविता, जिसने हर महीने के मिडिल के अंदर ड्राइंग की 2,000 रुपए। और जो देविका है उसने हर महीने के एंड में ड्राइंग की 2500 2500 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 12% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितनी चार्ज होती है आपकी, साल की 12% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना। क्या लिखा हुआ है, वापस बोल रहा हूं। 3 पार्टनर है, क्या क्या नाम लिखा है उसका, ईशा, कविता एंड देविका। एक पार्टनर मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा है, एक पार्टनर मिडिल में कर रहा है और एक पार्टनर एंड में कर रहा है। हमें उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है और उस केस में मैंने ये लिखा हुआ है 12% पर एनम की रेट से वो चार्ज करें। क्लियर मेरी बात, इसमें किसको डाउट नहीं। क्लियरली यहां पर मेंशन है। आपको मैंने जब शुरुआत में टॉपिक पढ़ाया तब लिखा था ड्राइंग के 2 मेथड्स हैं और उस ड्राइंग के भी 2 तरीके हैं, इसलिए 2 मेथड है। जब आपका ड्राइंग का अमाउंट और मंथ या फिर जो आपकी क्या बोलते हैं अमाउंट और साथ साथ में जो टाइम इंटरवल है, जो आपका इंटरवल है ड्राइंग का, वो दोनों या तो इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे। जब आपका टाइम गैप और अमाउंट दोनों इक्वल होते हैं उस केस में अलग मेथड लगता है, और जब टाइम गैप और अमाउंट दोनों इक्वल नहीं होते तब अलग मेथड लगता है। जब टाइम गैप और अमाउंट दोनों इक्वल नहीं होते, मतलब दोनों अनइक्वल है, कभी भी ड्राइंग कर रहे हैं और कितना भी अमाउंट कर रहे हैं, तब हम एवरेज पीरियड मेथड अपने प्रोडक्ट मेथड यूज में लेते हैं। और प्रोडक्ट मेथड में भी हमने 2 जो मेथड है वो फॉलो किए थे। एक सिंपल इंटरेस्ट निकाला था हमने और दूसरे में हमने क्या किया था, प्रोडक्ट मेथड किया था। और दूसरा मेथड क्या था, जब आपका अमाउंट और टाइम इंटरवल दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, तो वहां पर हम लोग फॉलो करते हैं एवरेज पीरियड मेथड। और इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, टाइम गैप इक्वल है क्योंकि हर महीने के स्टार्टिंग में, मिडिल में या एंड में कर रहे हैं।
और साथ में अमाउंट भी हर महीने कितनी ड्राइंग कर रहे हैं वो भी यहाँ पर गिवन है। क्लियर? तो दोनों ही चीजें यहाँ पर गिवन है, और जब दोनों ही चीजें यहाँ पर दे रखी है तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमें एवरेज पीरियड मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? और यहां पर देखो आपको क्या हो जाएगा, 3 केस दे रखे हैं यहां पर, केस 1, केस 2 एंड केस 3। ये आएगा आपका क्या, ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक माह के प्रारंभ में। क्लियर? ये आएगा ड्राइंग एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक माह के मध्य में। क्लियर? और तीसरा आएगा आपके पास ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ। क्लियर? प्रत्येक माह के अंत में। क्लियर? ये तीनों कंडीशन। यहां पर कौन है, ईशा, ईशा देन कविता है ना, और देन उसके बाद क्या है आपका, देविका। क्लियर? फर्स्ट में ड्राइंग की है ईशा ने 1500 पर मंथ, यानी कि 12, दैट इज 18,000। ठीक है? सेकंड में कौन है आपका, 2000, 2500 इंटू 12, दैट इज। फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट की, यहां आपका होगा टोटल ड्राइंग, दैट इज कुल आहरण, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज ब्याज दर, इंटू टाइम पीरियड। क्लियर? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, 18,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी है, 12/100 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12। यहां आएगा आपका 24,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। और थर्ड में 30,000 इंटू 12/100 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है? क्लियर? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से 12 ये कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल। तो क्या आया आपका 18 इंटू 65, 117। दूसरे में सेम 12 से 0 कैंसिल, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, क्या बचा आपका 240 इंटू 16, दैट इज, यहां पर आपने मिस्टेक की। देन थर्ड में आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, कितना बचा 30 इंटू 55, 0 15 एंड 16, 1650। क्लियर? तो एक का इंटरेस्ट कितना आएगा 1170, दूसरे का 1440 एंड तीसरे का ऐसे अपने। तो मैंने कराया ना आपको, ये तो कराया था ना, अभी क्या कंफ्यूजन हुआ, या तो ये लग रहा था ना, यही तो कंफ्यूजन। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो मैंने टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला बता रखा था।
कि पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा वो प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा वो डिवाइड बाय 2। अभी तो फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, तो फिर वो क्यों नहीं लगाया? हाँ वही तो था, ये वो कौन सा था? नोट करो सर 6.56 और 5.5 कैसे आया? ये मैंने पहले बताए थे आपको, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, अलग से जब भी टॉपिक है बता दूंगा। ये मैंने बताया था कैसे निकालना होता है, क्या निकालना, क्योंकि हमेशा अगर आप एकदम याद नहीं रखो, मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए कैसे आया, तो प्रॉपर्ली मैंने पूरी एक क्लास में उसको समझाया था, तो जब भी नेक्स्ट मौका मिलेगा तो मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? नोट करो। अभी ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एग्जाम में वैसे भी ये डेरिवेशन ही आएगा कि अमाउंट कहाँ से आया।